ठीक है, तो कल के सेशन में हमने पाइथन का पूरा बेसिक देखा था कि किस तरह से एक वेरिएबल क्रिएट किया जाता है, हाउ टू रीअसाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एंड देन कौन से डेटा टाइप्स है पाइथन में, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बस इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन से है। बट इन डिटेल हमें अभी भी स्टडी करना है। ठीक है, बट बिफोर दैट वी नीड टू गो थ्रू द फ्यू कंसेप्ट्स लाइक हाउ टू बिल्ड द लॉजिक, हाउ टू राइट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड व्हाट इज लूप इन पाइथन। तो उसके बाद वो सारी चीजें मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर है जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्ट, स्ट्रिंग, इनके साथ हम पाइथन में किस तरह से कोड लिख सकते हैं वो वाला पार्ट देखना है। बट बिफोर दैट, ठीक है, हमने डेटा कौन से टाइप का है देखा। बट लेट से आपके पास डेटा है टेक्स्ट टाइप में, एंड आप उसको मतलब नंबर्स है, नंबर 1 2 3 है, बट उसका डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट है, एंड आप उसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इन नंबर में, तो कैसे करेंगे? तो उस पार्ट को कहा जाता है टाइप कास्टिंग इन पाइथन। ओके, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तो टाइप कास्टिंग इज टाइप कास्टिंग। ओके, कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ डेटा इनटू द अनदर टाइप ऑफ डेटा। तो हर एक लैंग्वेज में, मतलब मैं हर एक लैंग्वेज ऐसा क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन चीजें है। बेसिक जो लैंग्वेज होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज में आपको ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस मिलेंगे। थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग रहेगा, बट यस, फंक्शंस तो रहने हैं, तब जाके ही आपका जो डेटा टाइप है वन टाइप से लेके दूसरे टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा है एंड आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको टेक्स्ट टाइप का डेटा मतलब क्या है, पाइथन में उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो स्ट्रिंग जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो str क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक क्लास के नेम से फंक्शन है। कल जितने भी हमने डेटा टाइप देखे, इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, ये बुल देखा, बुल मतलब बुलियन। ओके, देन str देखा, देन लिस्ट देखा, टपल देखा, सेट, डिक्ट, एंड chr मतलब एक क्यार, क्यार के लिए है। ठीक है, ऐसे ही मतलब ऑड करके है। तो ये, या फिर एक लास्ट में इवैल करके भी फंक्शन है। तो ये फंक्शंस किस तरह से हमें हेल्प करते हैं टू कन्वर्ट आवर डेटा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज मान लीजिए आपके पास डेटा है x इज इक्वल टू, मैंने लिखा 10, बट मुझे मैं इसको इसमें लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल डबल कोटेशन में। अभी पाइथन में कुछ भी आप डबल कोटेशन में लिखोगे तो उसको टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है, इवन इफ आई चेक द टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो टाइप चेक करने के लिए हमने लिखा, बट आपको आउटपुट भी देखना है तो आपको उसको प्रिंट करना होगा, तभी जाके ये कंसोल पे आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका क्लास जो है str है, राइट। और आप इसको क्लास str से क्लास इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इंट नाम का फंक्शन यूज करना होगा। सो आई विल से y इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू वैल्यू जो भी टेक्स्ट टाइप में होगा, अदर किसी टाइप में होगा, उसको यहाँ पे पास करना है। ठीक है, ये क्या कर लेगा, डेटा की कंपेटेबिलिटी चेक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लेटर्स रहेंगे, आपका नेम रहेगा, तो उसको तो कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो डेटा क्या है उसके बेसिस पे, बट अगर न्यूमेरिकल स्ट्रिंग रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग या फिर अल्फाबेटिक्स रहेंगे तो हम उसको इन नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर y का डेटा टाइप चेक करता हूँ, y का डेटा टाइप चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्लास इंट आ रहा है, मतलब ये कन्वर्जन हो चुका है, राइट। अभी आप इस y को, मतलब जो वैल्यू हमने टेक्स्ट में पास किया था उसको हमने कन्वर्ट करके इंटीजर में, नंबर्स में कन्वर्ट करके y में स्टोर कर लिया। इस y को एज अ नंबर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब जहां पे भी आपको ऑपरेशन करना है वहां पे। इट डिपेंड्स कि आपको करना क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सपोज ये फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्लोट नाम का फंक्शन यूज करना है, फ्लोट। एंड इफ आई रन दिस नाउ, तो अभी आप देख सकते हैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, बट उसकी वैल्यू प्रिंट करोगे तो फ्लोट जो होता है वो डेसिमल पॉइंट्स के साथ होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट में सोच ऐसा कोलन लगा के, स्पेस देके कोलन लगा के, यहाँ पे फिर वैल्यू ऑफ y प्रिंट करता हूँ। तो आप वैल्यू भी देख सकते हैं, ये 10.0 आ रहा है, राइट। जबकि हमारा इंट होगा तो जीरो नहीं आएगा, सॉरी। तो ये
इंटीजर टाइप में होगा तो जीरो नहीं आएगा, ओके, बट फ्लोट में होगा तो पॉइंट्स के साथ आएगा, ठीक है। देन लेट्स से आप इसी नंबर को बैक टू, मतलब आपके पास एक, अभी ये तो पता चल गया हमारे पास एक नंबर फॉर्मेट का डेटा है 10, आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मतलब अगेन इफ यू वांट्स टू ब्रिंग बैक दैट नंबर इनटू द टेक्स्ट फॉर्मेट, तो आप उसको लेके आ सकते हैं, बट उसके लिए str नाम का फंक्शन है। ये फंक्शंस आपको यूज करने ही करने, बिल्ट इन फंक्शंस है। एंड यहाँ पे मैंने y को पास कर लिया, y का डेटा टाइप तो हमने चेक किया है, y का डेटा टाइप क्या है, तो ये फ्लोट टाइप का है, ठीक है। अभी आप z का आउटपुट, सॉरी, z का आउटपुट देख लेते हैं अपन कि क्या ये रिटर्न करता है। तो ऑब्वियसली ये हमें str रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन उसकी वैल्यू भी आनी चाहिए इस तरह से, राइट। बट उसका क्लास क्या बन रहा है, str, राइट। तो मतलब हम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से कन्वर्जन करने के लिए, वन टाइप ऑफ डेटा इनटू द अनदर टाइप ऑफ डेटा, कन्वर्जन करने के लिए आपको ये फंक्शंस यूज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो बूल करके फंक्शन है। अभी बुलियन फंक्शन जो होता है, मतलब वो क्या होता है, तो वो इसमें ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू होता है। आपके जो नंबर्स है ना, नंबर्स उसमें जीरो, ओनली जो जीरो है उसको फॉल्स कहा जाता है, अदरवाइज एनी नंबर अदर देन जीरो उसको ट्रू कहा जाता है। सो इफ आई से x इज इक्वल टू 1, तो ये x इज इक्वल टू 1 जो होगा ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो नहीं है, जीरो को ही फॉल्स कहा जाता है, मतलब ये इस तरह से उसको बनाया हुआ है। सो इफ आई से बुल अंडर स्कोर इज इक्वल टू, ओके, क्योंकि बुल नाम का ही फंक्शन है, एंड देन मैं यहाँ पे x पास करता हूँ, तो आपको इसकी बुलियन वैल्यू मिलेगी। एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट बुल अंडर स्कोर, ठीक है, एंड इफ आई रन दिस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें मिल रहा है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे जीरो करूँ तो ही फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज फॉर ईच एंड एवरी नंबर अदर देन जीरो, एनी नॉन जीरो इंटीजर, ओके, एनी, आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स, जीरो के लिए ओनली फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से भी कन्वर्जन होता है। ऑब्वियसली बुलियन का जो ये होगा आपका वैल्यू होगा, ऑब्वियसली ये आप बुल टाइप का डेटा आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। कल हमने ऑपरेटर्स को देखा था, आप यहाँ पे लेस देन 10 कर सकते हैं, तो ये भी आपको ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू होगा वो ट्रू फॉल्स में ही आएगा, राइट। लेट से आपके पास लिस्ट है, इफ ऐसे एक्स इज इक्वल टू नंबर का लिस्ट है, लिस्ट होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। लिस्ट होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। एंड इफ आई गो डाउन, एंड यहाँ पे मैंने इसको सपोज मान लीजिए टपल्स में कन्वर्ट करना चाहा, तो आपको टपल नाम का कंस्ट्रक्टर यूज करना होगा। टपल नाम का कंस्ट्रक्टर है जिसमें लिस्ट पास करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगल वैल्यू पास करने से भी टपल क्रिएट होगा। मैं बताता हूँ कैसे होगा, ओके। एंड इफ आई रन दिस, ओके, एक्स को मुझे नहीं अपडेट करना, यहाँ पे लेट्स से मुझे वाई लिखना चाहिए था। एंड इफ आई रन दिस, तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये अभी यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था, ये टपल जो होता है राउंड ब्रैकेट में होता है, तो राउंड ब्रैकेट में आ गया। लेट से आपका y जो है ये टपल में है, आप इसको बैक टू लिस्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सॉरी, ये यहाँ पे लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक फंक्शन होता है, एंड आइडियली उसको एक क्लास होता है, तो क्लास का एक कंस्ट्रक्टर, मतलब जो क्लास हम बनाते हैं उस क्लास का एक पाइथन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है, एक उसी नेम का एक फंक्शन बना लेता है, उसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। बट जब हम उप्स देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे, आपको और भी इन डिटेल आइडिया आ जाएगा कि ये जो इसको मैं कंस्ट्रक्टर कह रहा हूँ कि क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल कोई आइडिया नहीं है तो आप इतना समझ लीजिए कि ये फंक्शन है जिसको आपको यूज करना है, वन टाइप ऑफ डेटा टू बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। देन लेट से आपको इस जेड को किसी और टाइप में, जैसे कि सेट में कन्वर्ट करना है, तो आप सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेट नाम का कंस्ट्रक्टर यूज करना है ऑब्वियसली, एंड आपको यहाँ पे प्रिंट ए करना होगा, तब जाके आपका आउटपुट दिखेगा। ये देखो ये करली ब्रैकेट्स में आ रहा है, ठीक है। इतना तो हो गया। लेट्स से आपके पास और एक
डेटा स्ट्रक्चर था जो डिक्ट है, राइट। सो मैंने लिखा बी इज इक्वल टू डिक्ट। बट यहाँ पे जो वैल्यूज लगते हैं ये की एंड वैल्यू पेयर में लगते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से डिक्ट नहीं बना सकते। तो आपके पास वन वन पेयर का, टू वैल्यूज का एक एक पेयर होना चाहिए, तो हम लिस्ट बना सकते हैं, मतलब लिस्ट को डिक्ट में बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक की बना लेता हूँ इसका, ए इज इक्वल टू ए कॉमा वन, तो टपल बना रहा हूँ एज अ पेयर, वन टपल बना रहा हूँ। इस तरह से भी सपोज मान लीजिए आपके पास डेटा है बी कॉमा, ओके, उसके बाद लेट्स से इफ ऐसे सी कॉमा, इस तरह से मैंने सपोज मान लीजिए थ्री टपल्स बनाए जिसमें दो वैल्यूज है। तो इसमें से जो फर्स्ट वैल्यू है इसको बाय डिफॉल्ट ये डिक्ट कंसिडर करेगा, सॉरी की कंसिडर करेगा, मतलब ये एक टपल को डिक्ट आइटम कंसिडर करके इसको कन्वर्ट कर सकता है। बट सिंगल वैल्यू का टपल होगा, सिंगल वैल्यू का लिस्ट होगा, सिंगल वैल्यू का सेट होगा, तो उसको डिक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास इस तरह से डेटा होना चाहिए, तभी जाके आप उसको डिक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इफ आई रिमूव दिस, क्योंकि वो एरर देने वाला है। इफ आई गो, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, बट इफ आई फॉरगॉट टू प्रिंट, यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट किया, तो ये देखो एक डिक्शनरी बन रहा है। अगेन इफ आई गो एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट द टाइप ऑफ बी, ठीक है, टाइप ऑफ बी, एंड यहाँ पे मैंने रन किया, तो देखो ये कह रहा है कि क्लास डिक्ट, डिक्ट मतलब डिक्शनरी। तो इस तरह से टाइप कास्टिंग आप कर सकते हैं लिस्ट टपल से डिक्ट, ठीक है। देन CHR मतलब क्या होता है, तो एक यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं, कोई भी नंबर आप उसमें पास करोगे CHR में, ये ऐसे x इज इक्वल टू CHR, एंड इसमें आप नंबर पास करोगे, मैंने लिखा 65, तो ये आपको कैपिटल ये देगा। ओके, ये ऐसे प्रिंट x, रन किया तो ये देखो कैपिटल ये मिल रहा है। सिमिलरली इसी को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो जो अदर और डी करके और नाम का जो फंक्शन है वो वाला यूज होता है। तो इफ आई से इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ORD, एंड इसमें मैंने x को पास किया, तो अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ y को, तो मुझे इसका आउटपुट मिलेगा 65, राइट। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट, एक CHR फंक्शन जो होता है वो नंबर्स को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या कैरेक्टर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, एंड ये CHR जो है ये नंबर्स को कैरेक्टर में, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस तरह से फंक्शंस है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इवैल। ओके, तो ये इवैल होता क्या है? ओके, तो इवैल को यूज किया जाता है, मीनिंग इट कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट ए स्ट्रिंग। ओके, तो जब टेक्स्ट टाइप का डेटा है तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको इवैल फंक्शन हेल्प करता है, एंड इट विल रिटर्न द रिजल्ट एज अप्रोप्रिएट डेटा टाइप। मतलब यहाँ पे लेट्स से आपका डेटा डेटा है x इज इक्वल टू टेक्स्ट टाइप में, स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। देन इफ आई से y इज इक्वल टू इवैल, एंड इवैल में मैंने x को पास किया, अभी ये क्या कर लेता है, ये स्ट्रिंग को एनालाइज कर लेता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये इवैल्यूएट कर लेगा, एंड ये कह देगा कि ये टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ये नंबर हो जाइए, होना चाहिए। तो ये उसको कन्वर्ट भी कर लेता है, एंड देन इट विल रिटर्न द टाइप ऑफ y। मैं बस टाइप ऑफ y, एंड देन उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। एंड इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लास इंट में उसको कन्वर्ट किया, एंड देन 100। तो जो भी उसका अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, मतलब किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर देगा, वी कैनॉट प्रिडिक्ट। तो नंबर है तो नंबर में कर देगा, डेसिमल से तो फ्लोट में कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से, ठीक है। अब आप इसका देखोगे तो ये देखो फ्लोट में उसने कन्वर्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट में ट्रू लिखा हुआ है, रन करके देखिए तो इसको उसने बुलियन, ट्रू को बुलियन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली डेटा को इवेल्युएट करके, मतलब जो भी टेक्स्ट टाइप में हुआ उसको इवेल्युएट करके एक
उसके प्रॉपर डेटा टाइप में रिटर्न करने के लिए eval फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कभी कभी हमें डेटा टाइप्स मान लीजिए कि हमें कन्वर्ट करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली चेंज करने पड़ते हैं, तो हमें ये फंक्शंस यूज करने होते हैं इन केस ऑफ पाइथन। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है? तो जैसे इन केस ऑफ एक्सेल आप अगर यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इफ एल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इतने सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं एंड हम देखेंगे वन बाय वन कि इनको किस तरह से यूज करना है, क्या इसका मीनिंग होता है। बट वेन एवर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पाइथन प्रोग्राम, मीन यू हैव टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, और वेन एवर इवन समटाइम इस कंडीशनल स्टेटमेंट को कहा जाता है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, क्योंकि आपको कब क्या एग्जीक्यूट करना है इसके ऊपर आप कंट्रोल, मतलब ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन पार्ट, एट व्हाट सिचुएशन व्हाट शुड गेट एग्जीक्यूटेड, ये आप डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें भी ट्रू फॉल्स जो भी आप कंडीशन पास करोगे बाय यूजिंग वॉट एवर द कंडीशन यू विल क्रिएट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, एंड अगर वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो क्या होना चाहिए, अगर वो कंडीशन नॉट ट्रू रिटर्न करता है मतलब फॉल्स रिटर्न करता है तो क्या होना चाहिए, दैट्स काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, उसके लिए इतने स्टेटमेंट्स है, इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट है। तो ये तीनों वैसे देखेंगे तो एक ही है, बट पहले में इफ है, उसमें हमने एल्स ऐड किया है। ठीक है, देन इफ एलिफ मतलब मल्टीपल कंडीशन देने हैं तो हमें ये स्टेटमेंट यूज करना होगा। कभी कभी वन स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट भी यूज करना होता है, नेस्टेड स्टेटमेंट भी यूज करना होता है। देन टर्नरी कंडीशनल एक्सप्रेशन करके एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक काइंड ऑफ ऑपरेटर ही है। ऑपरेटर में मैंने बताया था टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, तो ये एक शॉर्ट हैंड होता है इफ एल्स का, तो वो भी देखेंगे। एंड देन एक पाइथन में पाइथन 3.10 से ऐड हुआ है मैच केस एक्सप्रेशन करके। अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें स्विच स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? तो लेट्स से आपके पास एक कंडीशन है एंड ऑब्वियसली आपके पास कोई एक पर्सन का एज है। ठीक है, एंड एज इज इक्वल टू लेट्स से 16 है, 16 है, एंड इस पर्सन को वोटिंग करना है। तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सपोज मान लीजिए आपको कुछ कंडीशन, ऑब्वियसली एक कंडीशन होता है राइट। तो ऐसे कंडीशन के सिचुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब हर एक कोई भी डिसीजन लेना है तो कुछ ना कुछ कंडीशंस हमें रख के ही ऑब्वियसली प्रॉपर डिसीजन लेना है, तो जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, देन यहाँ पे वोटिंग का कंडीशन हमारे इधर होता है 18 प्लस होना चाहिए, या फिर 18 तो एटलीस्ट होना चाहिए, 18 इज इक्वल टू और उससे ज्यादा, राइट। तो ये कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को ये बंदा सेटिस्फाई करता है तो ही एलिजिबल फॉर वोटिंग कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको बनाना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा इफ, क्योंकि आपको कंडीशन देना है, एक कंडीशन बेस्ड आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो आपको लिखना होगा इफ। एंड आपने लिखा इफ, ओके। तो ये सिंटैक्स थोड़ा सा इस तरह से सबलाइम बना देता है, बट इसको आपको यहाँ पे इफ के बाद इमीडिएट बाद आपको कंडीशन देना होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू आपका जो भी नंबर होगा वो 18। ठीक है, जो पास स्टेटमेंट होता है उसको हमेशा निकाल देना। अगर आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी कोड नहीं करना है इस कंडीशन के इमीडिएट बाद, मतलब इस ब्लॉक में, ठीक है, तो आपको पास लिखना होगा। तो पास के बारे में मैं बात करता, पहले हम देखेंगे ये प्रिंट क्या होने वाला है। तो प्रिंट ऑब्वियसली मुझे लिखना है एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है,
कंडीशन ये है कि अगर किसी का एज 18 या फिर उससे ज्यादा होगा तो प्रोग्राम ने ये कहना है, पाइथन ये कहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं कहेगा। ओनली इफ यूज करते हैं तो हम एल्स पार्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। आपको एक ऐसा सिचुएशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वहां पे ओनली इफ यूज करना है, कुछ भी अदर एल्स वगैरह यूज नहीं करना है। ओके, एंड देन इफ आई गो एंड इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं मिल रहा, ये बस इट इज फिक्स्ड फॉर ऑल द प्रोग्राम, फिनिश्ड, राइट। बट होगा क्या, इससे आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। और उसके अंदर मतलब इफ ब्लॉक के अंदर आप जो भी लिखोगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा। ओके, इन दैट केस लेट्स से यहाँ पे एज जो है वो 20 है। अगर आप अब देखोगे तो एज इज इक्वल टू 20 यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। 20 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से एक तो ट्रू हमारा बन रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा तब जाके इसके अंदर वाला जो भी ब्लॉक लिखा है, आपने पाइथन का कोड लिखा है इफ ब्लॉक के अंदर, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको आउटपुट मिल रहा है एलिजिबल फॉर 14। ठीक है, तो ये एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इस तरह से बनाया गया है। आपको कंडीशंस देने हैं, कंडीशंस देने के बाद अगर वो कंडीशन सही है, ट्रू है, तो क्या होना चाहिए, इतना ही आपको इफ स्टेटमेंट में लिखना है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है इसके बाद, ये ब्लॉक खत्म होने के बाद, ठीक है, आपका जो भी कोड रहेगा वो नॉर्मली एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो नॉर्मली एग्जीक्यूट किया जाएगा। दिस इज टेस्ट, आई विल से टेस्ट एंड इफ आई रन दिस, तो ये इसके मतलब ये ब्लॉक को ही कंट्रोल लगाता है, इसके अंदर जो भी कोड लिखे हुए। बट ये ब्लॉक कैसे डिफाइन होगा, तो पाइथन इंटेंडेशन यूज करता है, मैंने बताया था कल बातों बातों में। स्पेस आप स्पेसिफाई करोगे, आपको इफ ब्लॉक लिखना है, लूप का ब्लॉक क्रिएट करना है, फंक्शन का ब्लॉक क्रिएट करना है, क्लास का ब्लॉक क्रिएट करना है। पाइथन में जब भी आपको कुछ बताना है पाइथन को, पाइथन इंटरप्रेटर को कि ये इसका पार्ट है, इस कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है, लूप का पार्ट है, तो आपको इस तरह से स्पेस यूज करना होगा उसके अंदर। तो ये सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको इफ लिखना होगा, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन होने के बाद आपको कोलन देना है, कोलन देने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको वन टैब का स्पेस लिख के, मतलब अच्छा दिखने के लिए वन टैब्स का, नहीं तो आप सिंगल स्पेस बार से सिंगल स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है, बट एक बार टैब बटन दबाने से आपका इतना स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे अगर इतना स्पेस है तो ये वन टैब स्पेस इज इक्वल टू 4 टाइम स्पेस होता है। आप नॉर्मल स्पेस बार 4 बार दबाओगे एंड 1 बार टैब दबाओगे तो सेम स्पेस लेता है। ठीक है, तो इतना स्पेस छोड़ दो, ये आपका ब्लॉक बन जाता है। सपोज आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, आपको ये जो ब्लॉक है उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करना है, आप इसको रन नहीं कर सकते, पाइथन विल थ्रो एरर, इट विल से इंटेंडेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 3। यहाँ पे जो आपने कंडीशन स्टार्ट किया है, यहाँ पे इंटेंडेशन देके आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, बट आपको अगर इसको अवॉइड करना है बाय एनी रीजन, अभी आपको उसके लिए उस किसी भी ब्लॉक के लिए कोड नहीं लिखना है, तो आप पास स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं एंड देन रन करिए। पास आपका जो एरर आता है इंटेंडेशन का, उस एरर को पास कर देता है, करो, इतना ही इसका पर्पज है। ठीक है, तो इफ कभी भी यूज करना, मतलब आपको ओनली कंडीशन सही है तो ही कुछ करना है, तो ओनली इफ यूज करना होगा, ओनली इफ यूज करना होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया इफ ऐसे,
एक ब्लॉक बना के यहाँ पे मैंने पाइथन का XYZ कोड लिख रहा, एलिजिबल फॉर वोटिंग वाला, ठीक है, एलिजिबल फॉर वोटिंग इस तरह से लिखा। बट कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होगा कि आपका कंडीशन अगर फॉल्स होगा, कंडीशन गलत होगा, तब भी आपको कुछ और करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे कहना है कि कंडीशन अगर फॉल्स होता है, एक कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आपको कहना है कि नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। बट पाइथन कैसे इसको आइडेंटिफाई करेगा? तो इसके लिए पाइथन में एल्स ब्लॉक होता है, एल्स ब्लॉक लिखना है। एल्स ब्लॉक में कभी भी आपको कंडीशन नहीं देना है, बिल्कुल भी कंडीशन नहीं देना है। यहाँ पे बस इतना ही लिखना है, ब्लॉक क्रिएट करना है एंड नेक्स्ट लाइन पे इंटेंडेशन देके आपको लिखना है। जो भी कोड पाइथन का होगा वो लिखना है। यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन करो, कुछ मैसेज प्रिंट करो, कुछ फाइल को रीड करो, जो भी आपको परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग मतलब मुझे ये कहना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मुझे कहना है कि नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये वाला मैसेज मुझे देना है यूजर को। मैंने इसको रन किया, अब कंडीशन ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। देखो, ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। बट अगर लेट से कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। बट क्या होगा, पाइथन तो मतलब वन बाय वन लाइंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये इसको कंट्रोल कैसे करता है? तो ये इंटरनली इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ओनली इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा, देन वो डायरेक्टली इफ ब्लॉक के बाद जो भी एल्स है, जितने भी कंडीशंस है, या फिर एल्स इफ यूज करके और कंडीशंस आपने दिए होंगे, सारे कंडीशन स्किप कर देगा। ठीक है, वो सारे कंडीशन स्किप कर लेगा एंड जो भी एल्स एल्स के बाद मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म होने के बाद जो भी रहेगा वो फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जहां पे भी मतलब यहाँ पे तो मैंने एक ही कंडीशन दिया है, ओके, यहाँ पे मैंने ओनली वन कंडीशन दिया है। बट लेट्स से आपके मल्टीपल कंडीशंस हैं, जैसे कि एज मतलब ये 18 है, या फिर कोई और एग्जांपल भी हम कंसिडर कर सकते हो कि ये अगर दो ही कंडीशंस के लिए सुटेबल एग्जांपल है तो। ठीक है, तो अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद का कोई भी इफ या फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद वो डायरेक्टली आउट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जाके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर लेगा एंड देन आगे का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप कंट्रोल लगा रहे हैं, अगर ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट करना है, मतलब इसको स्किप करना है या फिर इसको स्किप करना है या फिर दोनों को स्किप करना है, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तो। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अभी और एक कंडीशन है, राइट, और एक क्या कंडीशन है, सपोज मान लीजिए एक स्टूडेंट्स का हम डेटा बनाते हैं, ओके, स्टूडेंट्स का हम लेट्स से डेटा बनाते हैं एंड फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए, ENG इज इक्वल टू 80, ठीक है, देन अनदर सब्जेक्ट है मराठी इज इक्वल टू 90, ओके, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है। इस तरह से मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ बस डेटा को स्टोर करने के लिए, 90 एंड लेट्स से 30 और 35 ऐसा। एंड पासिंग का जो क्राइटेरिया है वो सपोज मान लीजिए 40 है, हर एक सब्जेक्ट के लिए 40 है। अभी आपको क्या करना है, सपोज आपको मोर देन वन कंडीशन देना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, मैंने कल बताया था ऑपरेटर्स में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको यूज करने होते हैं।
मोर देन वन कंडीशन। अभी आपको अगर डिक्लेयर करना है, एक डिसीजन लेना है कि ये तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स 40 से ज्यादा है, तो ही वो स्टूडेंट पास है कहेंगे, नहीं तो वो फेल है। ऑब्वियसली इतना तो क्लियर है, सिंपल है, राइट। बट अभी मुझे यहाँ पे कंडीशंस कितने चेक करने हैं? 3 सब्जेक्ट्स के कंडीशंस चेक करने हैं, 3 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो हम कंडीशंस इस तरह से लिख सकते हैं, इफ, राइट, इफ ऐसे ई एन जी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40, 40, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है, मराठी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40, और लास्ट में ये कंडीशन इस तरह से है, हिंदी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40। तो ये तीनों कंडीशन इस तरह से मैंने लिख दिए, कोलन दे दिया। बट अभी यहाँ पे कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना, देखो एट ए टाइम हम एक ही कंडीशन लिख सकते हैं। अगर दो डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन, दो डिफरेंट मतलब कंडीशंस का रिजल्ट अगर कंबाइन करना है, कौन सा रिजल्ट होगा, तो ये बुलियन रिजल्ट होगा, ट्रू या फिर फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स। दो ट्रू फॉल्स को कंबाइन करना है तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने होंगे। दो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एक मतलब फर्स्ट जो होता है वो एंड होता है, ए एन डी एंड, दूसरा होता है ओ आर और, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यूज करोगे, यहाँ पे कौन सा यूज करना है? तो देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होता है, आप मतलब आपका भी रिजल्ट देखोगे तो यूनिवर्सिटी से आप सारे सब्जेक्ट में पास हो गए तो ही आप पास कहलाते हो, नहीं तो फेल कहलाते हो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको उसी तरह से लॉजिक बिल्ड करना है। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, सारे सब्जेक्ट्स में पास होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, मतलब ये सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। एंड सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए मतलब आपको ऐसा ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना है जो अगर सारे कंडीशंस ट्रू हो गए तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है? तो एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड, ठीक है, क्योंकि एंड का क्या पर्पज होता है, when all the conditions are true then only it will return true, otherwise it will return false, ठीक है। तो अब अगर आपका स्टेटमेंट देखोगे तो ये मीनिंगफुल बनता है, ठीक है, ये मीनिंगफुल बनता है। अब इतना सारा आपने 3 कंडीशन तो दिया, ये 3 कंडीशंस अगर ट्रू होंगे तो आपको क्या कहना है, तो आपको कहना है कि वट एवर द मीनिंग हुएवर इज द स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट होगा वो स्टूडेंट हैज पास्ड द एग्जाम और हैज क्लियर्ड एग्जाम, क्लियर्ड द एग्जाम, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया सिंपल, मतलब ये ट्रू होगा तो लेट से आपको और कहना है कि ये अगर ट्रू नहीं होगा तो आपको ये भी कहना होगा, मतलब अगर आपकी चॉइस है आपको लिखना है या ये नहीं, एल्स ब्लॉक, जरूरत होगी तो लिख सकते हैं, जरूरत नहीं होगी तो नहीं लिख सकते, ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट इज फेल्ड टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2 स्टेटमेंट्स का यूज किया। बट यहाँ पे कंडीशंस कितने यूज हो रहे हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस यूज हो रहे हैं। क्यों मल्टीपल्स हो गए? एंड ऑपरेटर को क्यों यूज किया? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, ये सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तो ही मैं कहूंगा ये पास है, नहीं तो फेल है। इफ आई रन दिस, अगर मैं रन करता हूं तो देखो स्टूडेंट इज फेल्ड टू क्लियर द एग्जाम, क्या कंडीशन है, क्यों ये फेल हुआ? ये तो देखो यहाँ पे इंग्लिश इज इक्वल टू 80 है, 40 से ज्यादा है, मराठी इज इक्वल टू 90 है, राइट। तो ये 2 कंडीशंस तो हमारे ट्रू कह रहे हैं। और यहाँ पे और एक थर्ड कंडीशन है, जो थर्ड कंडीशन का आउटपुट क्या है, फॉल्स है। एंड का रिक्वायरमेंट क्या है, जितने भी कंडीशंस आपने दिए हैं सेपरेटेड बाय एंड, वो सारे ट्रू होने चाहिए। ये एंड और कब यूज करना है, ये माइंड में फिट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब मोर देन 90% ये जो लॉजिकल प्रोग्राम होते हैं ये इसी के बेसिस पे होता है। इसमें और थोड़ा सा एडवांस पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि लूप्स, ठीक है। तो लूप्स जब देखेंगे तो हम
देखेंगे कि ये साथ में दोनों कैसे यूज करते हैं लॉजिक बिल्ड करने के लिए। देन कुछ भी नहीं है, आपको एंड समझ में आया, और समझ में आया, नॉट समझ में आया, समझ लीजिए आपको 50% से ज्यादा पाइथन आ गया, क्योंकि यही बेसिक है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे कब क्या यूज करना, ठीक है। अब मैं ये भी कंडीशन ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन इफ आई रन दिस, होल्ड ऑन, ठीक है। अभी नेक्स्ट है और ऑपरेटर, ठीक है। अब और ऑपरेटर के लिए आपको लेट्स से ऐसा सिचुएशन आइडियली तो नहीं होता है, ठीक है, बट मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, बट लेट्स से आप, अगर आप कहोगे कि तीनों में से कोई भी दो सब्जेक्ट में भी बंदा पास है, ठीक है? दो सब्जेक्ट में भी बंदा पास है, या फिर कोई भी एक, मतलब अभी हमने थ्री सब्जेक्ट्स का टुगेदर क्राइटेरिया यूज किया है, बट लेट्स से आपको इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगा, मतलब एक भी सब्जेक्ट में पास होगा तो भी आप उसको पास कहने वाले हैं। आइडियली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हम एंड नहीं, और ऑपरेटर, मतलब आउट ऑफ मल्टीपल कंडीशन सेपरेटेड बाय और ऑपरेटर कोई एक कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है, तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट ट्रू बन जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे उसके लिए और ऑपरेटर के लिए कंडीशन लिखना है, तो इफ आई विल से ई एन जी, ओके, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मार्क लिखना है, इफ ई एन जी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80, ठीक है। और मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट में पास होगा आपको चलेगा, वो आप उसको पास कह दोगे। ऐसे सिचुएशन में और यूज करना है, क्योंकि और का क्या मीनिंग होता है, और मतलब आप 10 कंडीशन दोगे, 4-5 कंडीशन दोगे, उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगा, तो समझ लीजिए आपका जो भी कैंडिडेट होगा वो या तो पास होगा या तो फेल होगा। बट चलो मान लीजिए थोड़ा सा उल्टा करके हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये स्टूडेंट फेल है या नहीं है। अभी तक हमने जो एंड ऑपरेटर यूज किया ये पास के लिए यूज किया, लेट्स से मुझे इसको यूज करना है फेल के लिए, चेक करना है। अभी फेल कब कहूंगा मैं, मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट में बंदा पास होगा तो हम कहेंगे वो पास है, पर सारे सब्जेक्ट में पास है या नहीं है चेक करने के लिए हमने एंड ऑपरेटर यूज किया। अभी उल्टा लॉजिक लगाते हैं। उल्टा लॉजिक इस तरह से लगाना है, किसी एक सब्जेक्ट में भी बंदा फेल होगा तो हम उसको कहेंगे फेल है, नहीं तो पास है। तो अभी मुझे सारे सब्जेक्ट्स के लिए कंडीशंस चेक करना है, बट उसमें से एक ही कंडीशन जो ट्रू होगी वो चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था 35 मार्क्स है, इसी टॉपिक को मैं बस इसी सिचुएशन को मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, और ऑपरेटर यूज करने के लिए। एंड इफ आई विल से इफ ई एन जी, अब देखो, अब मुझे पास के लिए नहीं चेक करना है, मुझे फेल के लिए चेक करना है। पहले मुझे चेक करना था पासिंग के लिए, तो दिस टाइम आई विल से इफ दिस इज ग्रेटर देन 40, इफ द इंग्लिश के मार्क्स जो है वो 40 से कम होंगे तो मैं उसको फेल कहूंगा, या फिर और मराठी के मार्क्स जो होंगे वो 40 से कम होंगे तो भी मैं उसको फेल कहूंगा। चलो मान लीजिए ये कंडीशन में हमारा आउटपुट जो है फॉल्स आया, मतलब वो बंदा उसको 40 से ज्यादा मार्क्स है, ये कंडीशन फेल होगा। 40 से कम नहीं है ना, 40 से ज्यादा है, ठीक है। 40 से ज्यादा है मतलब ये कंडीशन फेल हो गया। मैं नेक्स्ट कंडीशन पे आया, क्योंकि मुझे फेल के लिए चेक करना है। तो आपके पास सिचुएशन क्या है, इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि एंड ऑपरेटर यूज करना है या फिर और ऑपरेटर यूज करना है।
ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कंडीशन चेक करूंगा मराठी के लिए। और अगर सपोज मान लीजिए इसमें भी कंडीशन फेल हो गया, तो ये दो कंडीशन फेल है, राइट, ये दो कंडीशन फेल है, तो हम उसको कह नहीं सकते कि वो मतलब फेल हुआ है, क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में कंडीशन लिखा है, राइट, हमने उल्टा करके कंडीशन लिखा है। फेल के लिए चेक कर रहे हैं, पहले हम पास के लिए चेक कर रहे थे। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे हिंदी, इफ हिंदी इज मीनिंग मार्क्स ऑफ हिंदी इज लेस देन 40। अब मुझे यहाँ पे क्या कहना चाहिए, कंडीशन किस चीज के लिए लगाई है हमने, फेल के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फेल्ड। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों कंडीशंस फॉल्स रहेंगे, तब ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब तीनों कंडीशंस का कंबाइंड आउटपुट जो निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ और ऑपरेटर, वो फॉल्स होगा। एंड अगर वो फॉल्स होगा मतलब तीनों कंडीशंस फेल हो गए, इंग्लिश के मार्क्स भी 40 से कम नहीं, मराठी के मार्क्स भी 40 से कम नहीं, हिंदी के मार्क्स भी 40 से कम नहीं, तो मतलब क्या हम उसको फेल कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, तो ये एल्स पार्ट में आएगा, राइट। अगर ये सही नहीं है, तो आप उसको कहोगे पास्ट, राइट। तो इस तरह से कंडीशंस बनते हैं, सेम सेट ऑफ डेटा सेम सिचुएशन के लिए मैंने दोनों ऑपरेटर बता दी। अब पास कब कहोगे, सारे सब्जेक्ट्स में पास होगा तो कहोगे, बट लेट्स से फेल कब कहोगे, जब सारे सब्जेक्ट्स में पास है तो पास कहना है, बट फेल कब कहना है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में भी फेल होगा, तो एटलीस्ट वन के लिए जब आपका क्वेश्चन आता है तब आपको और ऑपरेटर यूज करना है। बट सारे चाहिए, सारे पास चाहिए, मतलब सारे सब्जेक्ट में पास चाहिए, तो एंड ऑपरेटर यूज करना है। ओके, तो आपका स्टेटमेंट क्या है, उसी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, एंड यूज करना है और यूज करना है। ठीक है, देन लेट्स से मैंने लिखा पास्ट, तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन फॉल्स, लास्ट कंडीशन ट्रू, हिंदी के मार्क्स 40 से कम है, ये कंडीशन ट्रू। और ऑपरेटर क्या कर लेगा, इसका भी, इसका आउटपुट ले लेगा फॉल्स, और अगेन नेक्स्ट कंडीशन का आउटपुट फॉल्स, और लास्ट कंडीशन का आउटपुट होगा ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू, बट ये सेपरेटेड बाय और है। और का लॉजिक क्या होता है, और क्या कभी मतलब किस तरह से काम करता है, जब सारे कंडीशंस फॉल्स होंगे तो ही वो फॉल्स कहेगा, नहीं तो ऑलवेज ट्रू कहेगा। एक कंडीशन ट्रू होगा चलेगा, सारे कंडीशन ट्रू होगा ट्रू ही कहेगा, राइट। तो यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो ये क्या करेगा, ओवरऑल आउटपुट ऑफ दिस मल्टीपल कंडीशंस विल बी ट्रू। अगर ट्रू है तो ये फर्स्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, सॉरी ये वाला प्रिंट फेल्ड, ये एग्जीक्यूट होगा। लेट से आपका यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है, थर्ड कंडीशन भी फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद इसके अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की जरूरत क्या है, कुछ भी जरूरत नहीं है, राइट। तो इसको स्किप करेगा, एल्स को जाके चेक करेगा, एंड देन इसको प्रिंट कर देगा, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। बट लेट से आपका यहाँ पे आपका पास्ड मिला, मतलब फेल्ड मिल रहा है, फर्स्ट ये जो कंडीशन हमने दिया है ये कंडीशन ट्रू हो रहे हैं, इसका आउटपुट जो है ट्रू हो रहा है। अगर ट्रू हो रहा है तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेगा, बट देन उसके बाद एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ही एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, ये भी बात आपको याद में रखना है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, देन इफ आई रन दिस तो आप आउटपुट देख सकते हैं फेल्ड। अब मैं इसको कंडीशंस को फेल, मतलब तीनों कंडीशंस को फॉल्स कर देता हूँ, तो देखो पास्ड मिल रहा है, मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी कंडीशंस हमने दिए सेपरेटेड बाय और, सारे के सारे फॉल्स है। तो इस तरह से इफ एंड एल्स स्टेटमेंट काम करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करता है इन केस ऑफ पाइथन। ओके, तो अब मुझे प्रोग्राम बनाना है, फॉर एग्जांपल और कंडीशंस के लिए, और मतलब मोर देन वन कंडीशन। यहाँ पे तो हमने, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है बट ऑन सिंगल लाइन,
सिंगल इफ ब्लॉक है, बट एक से भी ज्यादा कंडीशंस देने हैं आपको, एक से भी ज्यादा कंडीशन देने हैं। तो बट ऐसा ऐसा ऑलवेज नहीं होगा कि ये जो कंडीशंस है, ठीक है, ये कंडीशन सिंगल लाइन पे भी लिख सकते हैं मल्टीपल, ऐसा ऑलवेज नहीं होगा। तो कभी कभी आपको कंडीशंस जो होते हैं वो स्प्लिट करने होते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स में, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको एल्स इफ वाला जो है, नेक्स्ट वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है, इफ इफ एल इफ मतलब एक शॉर्टकट है, एल्स इफ अगर फर्स्ट ट्रू नहीं होगा तो सेकंड, सेकंड ट्रू नहीं होगा तो थर्ड, राइट। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपको ग्रेड के लिए बनाना है, टॉपिक वही है, स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स मैंने रख रहा हूं, ये तीनों के कंडीशंस एज इट इज है, मार्क्स एज इट इज है, ये वाला फर्स्ट कंडीशन है पास्ट एंड फेल्ड के लिए, ये तो हो गया। बट लेट से आपको कंडीशन लिखना है ग्रेड के लिए, ठीक है, ग्रेड के लिए कंडीशन लिखना है, तो आपको ग्रेड डिसाइड करने के लिए आप सिंगल लाइन पे कंडीशन नहीं दे सकते, एंड ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, और ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दो ग्रेड टू एक साथ में कैसे होंगे, उसका जो क्राइटेरिया होगा वो अलग अलग पॉइंट्स पे होगा, 80 पे होगा, 60% पे होगा, 45% पे होगा, राइट। तो इस तरह से होगा। तब जब ऐसा सिचुएशन होगा, तो इफ अगर मैं कहता हूं यहाँ पे इफ, ओके चलो हमें पहले तो इसके परसेंटेज निकालने होंगे आपको, राइट, इसके परसेंटेज निकालने होंगे। तो परसेंटेज के लिए एक कैलकुलेशन सिंपल लगा देते हैं, इफ ऐसे परसेंट, परसेंट इज इक्वल टू, किस तरह से होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो आउट ऑफ 300, 300 इसको कितने हैं, ENG, ओके, इंग्लिश प्लस मराठी प्लस हिंदी डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट मार्क्स 300, राइट। एंड या फिर 3 कर देता हूँ, ये भी देगा, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से 300 एंड 100 के दोनों 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड देन ये हमें 3 से डिवाइड करने से हमें परसेंटेज ही मिलने वाला है, राइट। तो मुझे अब परसेंटेज के ऊपर उसके ग्रेड्स डिसाइड करने हैं, right? So what I will say if percentage is greater than 80, right, तो मैं यहाँ पे ग्रेड लिखूंगा, सॉरी, यहाँ पे मुझे प्रिंट लिखना है ना, उसके अंदर ग्रेड लिखना है, ठीक है। ग्रेड, क्या ग्रेड होंगे, तो ग्रेड होगा ए, राइट। अब एक ही क्राइटेरिया के लिए दो ग्रेड तो नहीं दे सकते, या फिर दो क्राइटेरिया के लिए एक ग्रेड नहीं दे सकते, मतलब यहाँ पे आपको फिर से लिमिटेशंस आ गए एंड और के ऑपरेटर के ऊपर। तो यहाँ पे आप एंड और का कुछ मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास एक ही वेरिएबल है, परसेंटेज, राइट, एक ही वेरिएबल है परसेंटेज, एंड इसी के लिए मल्टीपल क्राइटेरिया देना है, आपको चेक करना है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा एल्स इफ, ऐसा लिखते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जावा में, .NET में, बट पाइथन में एल इफ लिखना है, एल इफ इज नथिंग बट एल्स इफ, ओके। एंड देन अगेन आपको यहाँ पे परसेंट पर मतलब कंडीशन देने के लिए अलाउड है, इफ इट इज ग्रेटर देन 60, नेक्स्ट कंडीशन है, मैंने कहा प्रिंट ग्रेड बी, देन अगेन आपको यहाँ पे और एक कंडीशन देना है, सपोज मान लीजिए सी ग्रेड करना है, देन उसके नीचे डी भी ग्रेड करना है, तो 50 के ऊपर रहेगा। तो अगर आपको इस तरह से मल्टीपल ब्रेकआउट्स करने हैं आपके कंडीशंस के, कंडीशनल जो भी वैल्यू होगा उसका एक ब्रेकडाउन बनेगा, राइट। पहले का हमारे पास एक ही वैल्यू था 40, पासिंग सब्जेक्ट, पासिंग वैल्यू फॉर ऑल द सब्जेक्ट, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ग्रेड के लिए तो एक ही वैल्यू नहीं है हमारे पास, मल्टीपल वैल्यूज है। तो उस मल्टीपल वैल्यूज का ब्रेकडाउन बनाने के लिए आपको कंडीशंस का ब्रेकडाउन बनाना होगा यूजिंग एल्स इफ पार्ट, ओके। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कंडीशंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ दिस इज ग्रेटर देन 50,
मैं लिखूंगा ग्रेड, तो उसको जो ग्रेड मिलेगा वो ग्रेड होगा सी का, ठीक है। एंड लास्ट में एल्स, मतलब सपोज मान लीजिए ये तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हम लिखेंगे ग्रेड जो होगा वो फेल होगा, तो ग्रेड आएगा ही नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फेल ले देते, फेल लिख दिया। मैंने अब इसको रन किया, देखो ग्रेड बी मिल रहा है। परसेंटेज का वैल्यू अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट करके देख सकते हैं क्या उसका वैल्यू है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि उसका नंबर ऑफ परसेंटेज क्या है। इफ आई रन दिस तो देखो उसको 70% है, ठीक है। अभी 70%, यहाँ पे ये वाला कंडीशन ट्रू होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये 80 के ऊपर के लिए। तो सेकंड वाला कंडीशन चेक करेगा, राइट। फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, इट इज फाइन, बट दूसरा भी कंडीशन है ना हमारे स्टेटमेंट में, तो दूसरा कंडीशन चेक करेगा। अब दूसरा कंडीशन जो है वो 60 के लिए है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा क्या? यस, ये ट्रू होगा, क्योंकि हमारे परसेंटेज जो है 70 पर प्लस है, 80 एंड 70 के बीच में है, ठीक है। 80 एंड 60 के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि 60 के ऊपर होगा एंड 80 के ऊपर तो नहीं है, ये हमें पता चल गया, ये क्योंकि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो 80 के ऊपर नहीं है, ये तो हमें पता चल गया श्योर। बट लेट्स से ये एग्जीक्यूट हो रहा है इसमें, तो 60 के ऊपर तो है, ओके। ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ग्रेड असाइन कर देगा। ग्रेड असाइन करने के बाद मतलब उसको ग्रेड बी मिल जाएगा। नेक्स्ट आएगा, क्या उसको नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत है? नहीं है। इफ एल्स में ऐसा कभी नहीं होता, जहां पे भी कंडीशन ट्रू मिलता है उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है, देन डायरेक्टली जो पाइथन का पॉइंटर होता है एग्जीक्यूशन करने, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करने के लिए इंटरप्रेटर, तो वो डायरेक्टली इस इफ का जो पूरा ब्लॉक है इतना, इफ से लेके एल्स तक वो सब कुछ स्किप कर देता है। ओनली वही एग्जीक्यूट होगा जहां पे कंडीशन ट्रू होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इन दैट केस ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंडीशन अभी फुलफिल नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालने के पहले आपको सबसे पहले चेक करना होगा, ठीक है। सबसे पहले चेक करना होगा कि ये सारे सब्जेक्ट में पास है या नहीं है। अगर सारे सब्जेक्ट में पास नहीं होगा, लेट से मैंने इसको यहाँ पे 30 कर दिया, तब भी मेरे परसेंटेज आने वाले हैं ना, 66% आ रहे, क्योंकि बाकी दो सब्जेक्ट में तो मार्क्स अच्छे हैं। अगेन प्रॉब्लम है, राइट। हमने जो बनाया पास एंड फेल उसको ग्रेड असाइन करने के लिए, उसमें और एक प्रॉब्लम है, ये फेल होने वाले बंदों को भी ग्रेड असाइन कर रहा है, राइट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर सपोज आपको ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है, तो सिंगल इफ स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें और एक ऑन टॉप ऑफ दिस, ग्रेड चेक करने के पहले दूसरे कंडीशन चेक करने होंगे। क्या कंडीशंस होंगे? वो जो भी स्टूडेंट है वो सारे सब्जेक्ट में पास है या नहीं है, ये चेक करना होगा। अभी कुछ टाइम पहले हमने चेक किया था सारे सब्जेक्ट में पास है या नहीं है, राइट। कैसे भी किया था, इधर आप फेल वाला कंडीशन यूज करो या फिर पास वाला यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप आपका माइंड जिस तरह से चलता है उसी तरह से प्रोग्राम लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक कैसा भी हो, आउटपुट से मैटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दो तरीके से लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से लॉजिक पाइथन में चेंज होता है। चलो परसेंटेज तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मेरा फर्स्ट कंडीशन है, देखो ये ग्रेड कब चेक होंगे? ग्रेड तभी चेक होंगे जब वो सारे सब्जेक्ट में पास होगा। सारे सब्जेक्ट में पास होगा मतलब मुझे ये तीनों के लिए कंडीशन चेक करना होगा, राइट। अगर ये तीनों का कंडीशन है तो मैं यहाँ पे कैसे चेक कर सकता हूँ? इसके पहले चेक करना होगा। इसके पहले चेक करना होगा तो मुझे यहाँ पे इफ ब्लॉक लिखना होगा, राइट। इफ लिख के सपोज मान लीजिए मैंने इंग्लिश के लिए चेक किया, इफ ऐसे इफ दिस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40, राइट। देन देखो मैं पास के लिए कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो मुझे चेक करना है सारे कंडीशन, मतलब सारे सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, राइट। तो मैंने लिखा मराठी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40, राइट। एंड मैंने लिखा हिंदी
इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40। तो ये तीनों जब कंडीशन चेक होंगे तब जाके उनका परसेंटेज का कैलकुलेशन होगा, राइट। क्योंकि क्या मतलब क्या बनेगा अगर वो पास ही नहीं तो परसेंटेज कैलकुलेट करके, राइट। तो इस तरह से मैंने एक इफ ब्लॉक को इस तरह से लिखा, ये तीनों अगर ट्रू होंगे, वो स्टूडेंट जो होगा वो पास होगा, तो क्या करेंगे, तो हम इसको परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अगर नहीं होगा पास तो हम उसको डायरेक्टली फेल लिख देंगे ना, राइट। एल्स आई विल से यहां से उठा के इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूं, ठीक है। बट अगर वो बंदा पास है तो मुझे उसके ग्रेड चाहिए, ग्रेड चाहिए मतलब इसके बाद भी मुझे, प्रिंट के बाद भी मुझे प्रोग्राम लिखना होगा, राइट। तो पाइथन का एक्चुअल प्रोग्राम किस तरह से बनता है, तो ये वाला उठा के वहां पे लगा दो। ऐसा कतई नहीं है कि आपको इफ के अंदर आप दूसरा इफ नहीं लिख सकते, लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का कैलकुलेशन हो रहा है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद ही उसके ग्रेड्स असाइन होंगे, राइट। तो आपने फ्लो को कंट्रोल किया, सबसे पहले आपने क्या चेक किया, सबसे पहले आपने चेक किया, देखो यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस बहुत मैटर करता है, ये ब्लॉक स्कोप क्रिएट कर लेता है। ये बाहर का जो इफ है इसका क्या क्या पार्ट है, तो ये स्पेस बताएगा, ये स्पेस बताएगा। अगर ये सेम स्पेस पे आप ऐसे 1000 भी लाइन लिखोगे ना तो वो इसी ब्लॉक का पार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं आप, क्या ये बंदा पास है या फेल है। अगर पास है तो आप उसके परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसको ग्रेड भी बता रहे हैं, राइट। बट अगर ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो इसके अंदर का एग्जीक्यूशन मतलब उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, देन उसको ग्रेड ग्रेड बताने हैं, ये एग्जीक्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली उसको कहोगे फेल, राइट। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आउटपुट मिलेगा, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे हिंदी है, हिंदी में ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, एंड ऑपरेटर के साथ कोई भी एक भी कंडीशन फॉल्स आता है तो कंप्लीट आउटपुट आपका फॉल्स होता है। फॉल्स होने के बाद इफ के अंदर के बाद, इफ के अंदर जो लिखा हुआ कोड है क्या वो एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। चलो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब इसका आउटपुट फॉल्स है, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसलिए मैंने लिखा है पास है तो ये सब करो, नहीं तो ये सब करो, ये मतलब बस फेल बताना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ओके समवेयर, ओके यहाँ पे ब्लॉक स्कोप क्रिएट करना था वो नहीं किया था, रन किया, देखो आउटपुट मिल रहा है फेल। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 50, परसेंटेज क्या आ रहे हैं मुझे कुछ मैटर नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे कंडीशंस काम करने चाहिए, क्योंकि कंपनी में जब आप काम करते हो तो आपको थोड़ी ना पता होता है किसी भी ट्रांजेक्शन का क्या वैल्यू होता है, कुछ भी पता नहीं होता है। आपके पास क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे आपको प्रोग्राम लिखना होता है। मैंने लिखा रन, देखो सारे सब्जेक्ट में पास है, जैसे ही पाइथन को पता चल गया ये पास है, ये बोलो चलो ये कंडीशन का आउटपुट ट्रू है, मतलब मुझे ये वाला काम करना है। अब यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखा नहीं है, जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। हर एक इफ एल इफ स्टेटमेंट को एल्स ब्लॉक लिखना है नहीं लिखना है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं बच रहा, क्योंकि इसी का जो एल्स पार्ट था मैंने यहाँ पे लगा दिया ना आउटर वाले स्टेटमेंट को। तो ये इस तरह से लॉजिक बनता है। अभी सेकंड तरीका सेकंड तरीका क्या था, हमने और ऑपरेटर यूज किया था, कुछ टाइम पहले मैंने बताया था, यहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। तो मैंने और यूज करना है, अभी और यूज करना है तो आपको पास के लिए तो चेक करके नहीं चलेगा, राइट। क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक भी सब्जेक्ट में पास होगा तो ये ट्रू कर देगा, तो मुझे इसको फेल के लिए चेक करना है, राइट। इसमें से कोई भी एक कंडीशन, मतलब वो बंदा अगर किसी भी एक कंडीशन में फेल होगा, ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट में फेल होगा, अगर वो फेल होगा तो मुझे क्या कहना चाहिए, तो मुझे फेल कहना चाहिए, तो ये वाला उल्टा करना है बस आपको, खत्म। यहाँ पे प्रिंट फेल लिखना है। अगर वो फेल नहीं है तो क्या करना है, ये वाला जो परसेंटेज कैलकुलेशन एंड ऑल जो भी लिखा है उसको उठा के एल्स ब्लॉक में लिखो। दो तरीके से, दो तरीका मतलब क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस आप
कि कंडीशन का आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है, उसके बेसिस पे मैं कोड लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए किसी भी एक सब्जेक्ट में वो बंदा फेल है, तो मुझे क्या कहना है, मुझे फेल ही कहना है ना, राइट। एंड सपोज ये किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, तो मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, ग्रेड्स बताने हैं, राइट। तो अभी भी मुझे सेम ही आउटपुट मिलने वाला है। इफ आई रन दिस, तो देखो सेम ही आउटपुट मिल रहा है, मैंने बस कोड को इंटरचेंज किया। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से लॉजिक के लिए सोचते हैं, ठीक है। एंड जब आप इस तरह से लिखते हैं, इफ के अंदर इफ लिखते हैं, ठीक है, तो इसको नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है। इसको कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स, राइट। तो यहाँ पे भी वैसा ही कंडीशन है, वो बस सिंगल सब्जेक्ट का लिया है मैंने, मतलब एक टोटल मार्क्स का सच 40 पास है तो ग्रेड्स निकालेंगे, नहीं तो फेल कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, जैसे कि 3 सब्जेक्ट्स के लिए चेक किया है, मल्टीपल कंडीशन बताने के लिए, ठीक है। तो प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग आपको कोड लिखना होता है। बट यहाँ पे ऑपरेटर वही है, बस आप आपके जो भी मतलब लॉजिक है उसको घुमा रहे हैं। आप निगेटिव साइड से लिखो या फिर पॉजिटिव साइड से लिखो, मैंने पास के लिए भी लिख के दिखाया और फेल के लिए भी लिख के दिखाया, काम वही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इफ एल्स यूज करना होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है शॉर्ट हैंड टर्नरी ऑपरेटर। तो मतलब पाइथन अलो करता है, पाइथन अलोज यू टू राइट अ शॉर्टर सिंटैक्स फॉर इफ एल्स, बट इतना बड़ा बड़ा कोड लिखने के लिए नहीं, एक सिंगल आउटपुट आपको जब डिराइव करना है, मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं, बट उसके एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब पास या फेल इतना ही चेक करना है आपको, उसके ग्रेड्स बनाने हैं नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए किसी के मार्क्स है शॉर्टर, टोटल मार्क्स, ये मैं प्रोग्राम हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अभी एक लिखता हूँ मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू लेट्स से 70 60 जो भी है। आपको एक कंडीशन है यहाँ पे कि आप मल्टीपल कंडीशंस नहीं बना सकते क्योंकि जरूरत भी नहीं है, एक ही वेरिएबल है। तो मैंने लिखा मार्क्स, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40, तो मैं क्या लिखूंगा, पास। वो वाला पास नहीं, ये वाला पास लिखना है मुझे, क्योंकि वो वाला पास आपके प्रोग्राम को पास कर देगा, ठीक है। एल्स मुझे लिखना है फेल, राइट। तो इतना सारा मैंने लिखा। अब अगर आपके पास सिंगल वैल्यू है, सिंगल वेरिएबल है, या फिर मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ भी, ठीक है। बट आउटपुट जो है वो आपका बुलियन टाइप का आउटपुट है, मतलब ये तो ट्रू फॉल्स में है, यस नो में है, ओके। दो ही नंबर्स मिल रहे हैं, बाइनरी नंबर्स है, बाइनरी वैल्यूज है आपके, दो ही वैल्यूज में आपका आउटपुट मिल रहा है, या फिर 1 0 में मिल रहा है, 0 1 में मिल रहा है, जैसे भी हो। तो आप शॉर्टर सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना सारा रन करके मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे ये क्या आउटपुट मिलने वाला है, पास। ये पास है, तो इसी को मैं फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 35 लिखता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो फेल मिल रहा है। तो इस तरह से आउटपुट अगर आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्टर सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। देन उसका रिजल्ट में मतलब एक वेरिएबल बनाना है, उसमें आपको लिखना है सबसे पहले लिखो पास, ठीक है। बट ये पास कब होगा, इफ इमीडिएटली कंडीशन देना है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40, राइट। एल्स, एल्स आपको कहना है फेल। तो ये शॉर्टर सिंटैक्स है, इसको रन कर लीजिए। प्रिंट, रिजल्ट को प्रिंट करना होगा ऑब्वियसली, प्रिंट रिजल्ट, एंड इफ आई रन दिस, तो आप देखो यहाँ पे आपको फेल मिल रहा है। अब मैंने लिखा 40, पास मिल रहा है, राइट। तो ये होता है शॉर्टर सिंटैक्स। अभी आप सोचोगे मल्टीपल मार्क्स के लिए, लेट्स से मैंने मराठी के मार्क्स है मेरे पास 80, हिंदी के मार्क्स है 70, ओके, इंग्लिश के मार्क्स जो है वो है 40। अब आपको यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देनी है, दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे
एंड ऑपरेटर के साथ मतलब कंडीशन देना है तो आप इस तरह से लिख दीजिए यम, एंड सेपरेटर यूज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एंड ओके, तो यहाँ पे मैंने यच कर दिया एंड यहाँ पे मैंने ई कर दिया। ओके, शॉर्ट एंड वही है, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, पास, मैंने एक सब्जेक्ट को फेल कर दिया, फेल मिल रहा है आउटपुट। बट मोर देन वन कंडीशन देना है तो राइट, तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई मतलब इससे बड़ा सिंटैक्स नहीं है। सिंगल दो ही वैल्यू डिराइव करने हैं तो आप शॉर्टर सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। ओके, टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। देन नेक्स्ट है मैच केस एक्सप्रेशन इन पाइथन। अब मैच केस क्या होता है? आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट है एंड यहाँ पे तो हम कंडीशन के बेसिस पे चेक कर रहे हैं, बट आपके पास 1-to-1 आउटपुट आपको मिलने वाला है। ओके, 1-to-1 मतलब क्या होगा? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फिलहाल मैंने आपको मॉड्यूल्स एंड ये सब नहीं बताया है, बट आज का एक सिचुएशन बताता हूं मैं। वीक डेज है, ओके, वीक डेज है। आपका वीक का फर्स्ट डे जो होता है वो मंडे होता है, तो सेवंथ डे क्या रहेगा? संडे रहेगा। मंडे, ट्यूसडे, थर्ड, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये लेके 1, 2, 3, 4, 5, 7। तो आपके पास 7 कांस्टेंट वैल्यूज हो गए, राइट। तो आपका जो भी डेट होगा वो डेट के लिए इन 7 में से कोई तो एक डे होगा। वो ये तो फर्स्ट डे होगा, सेकंड डे होगा, थर्ड डे होगा, राइट। तो लेट से आपके पास आपको डे डिसाइड करना है, बट आपके पास नंबर है, वीक नंबर है, मतलब सॉरी डे नंबर है, एंड आपको उसमें से डे निकालना है। ओके, या फिर आप मंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, मतलब आप एक्सेल पे भी यूज करते हैं। लेट मी ओपन एक्सेल, एंड उसको आप उस आउटपुट को आप चेंज करना है। एक्सेल में स्विच स्टेटमेंट ऐसा मतलब ये मैच केस वगैरह नहीं है, मैं बस आपको कंडीशन बता रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला है, मैंने लिखा है यहाँ पे मंथ। तो ये मंथ का फॉर्मूला है, क्या आउटपुट देता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टुडे। ओके, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने लिखा टुडे, ठीक है, एंड रन किया। देखो ये आउटपुट दे रहा है 10। अब 10 से हमें मंथ का नेम तो नहीं मिल रहा, बट मुझे आउटपुट क्या चाहिए? अक्टूबर चाहिए, ठीक है। तो मंथ कितने हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ही ये मैच केस यूज करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट, इतने मंथ्स है। इससे ज्यादा तो नहीं है, हर एक मंथ का वैल्यू फिक्स है। जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, and let's say December. Okay, not Dave, it should be DC, दिसंबर। तो इस तरह से आपको आउटपुट को चेंज करना है, राइट। तो वहां पे मैच केस यूज किया जाता है। केस मतलब आपका मंथ नंबर अगर 1 आता है तो वो क्या कर लेगा? वो मैच कर लेगा 1 को, उसका क्या आउटपुट है उसका आउटपुट को चेंज कर लेगा। जनवरी में आपको आउटपुट दे देगा एज अ जान। आपका मंथ नेम अगर 6 है तो आपको जून दे देगा, 10 है तो अक्टूबर दे देगा, राइट। सिमिलरली मतलब, बट ये लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज है ना, इसमें कोई अनलिमिटेड वैल्यूज नहीं है। अनलिमिटेड के लिए पॉसिबल नहीं है, 10, 15, 20 वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, राइट। ये तो मैंने 12 का बता दिया, अब मैं 7 का लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 क्या होता है? हमारे पास वीक डेज होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, राइट, देन आई विल से फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये भी 7 वैल्यूज है,
यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं करना है, कंडीशनल एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। बट इसको पाइथन 3.10 में ऐड किया था। It works like a conditional expression, but based on the value of expression, we can return the specific output. मतलब इसका फिक्स वैल्यू होगा, वो ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी नहीं करना है। ये वैल्यू होगा तो ये आउटपुट होगा, ये वैल्यू होगा तो ये आउटपुट होगा, ये वैल्यू होगा तो ये वाला आउटपुट होगा। इस तरह से काम करना है, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसी सिचुएशन को हमें क्रिएट करना है। तो लेट से मैंने लिखा यहाँ पे, मैं मैन्युअली लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं डे के लिए बनाता हूँ, आप मंथ के लिए बना के देख सकते हैं। मैंने लिखा डे इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है मैच, ठीक है। मैच लिखना है, एंड मैच में आपका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, तो डे रहेगा, ओके। क्योंकि देखो ये जो डे है ये वेरिएबल है, एंड वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सपोज मैंने लिखा डे, ठीक है, डे, एंड देन आपको इसका जहां जहां पे भी आपको मैच करना है डे, बट केसेस क्या होंगे, पॉसिबल सिचुएशंस आउटपुट, मतलब पॉसिबल आउटपुट्स क्या होंगे, तो उसके लिए केसेस बनाने होंगे। सो लेट्स से केस 1, तो ये जो 1 होता है ना, ये डे का वैल्यू होगा, ठीक है। एंड देन आपको बताना है यहाँ पे केस 1, ये ब्लॉक बना दिया, आपको कहना है प्रिंट मंडे, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा। अब मैं केसेस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। केस 2, अब जब केस 2 मतलब डे का वैल्यू जब 2 होगा तो क्या मिलना चाहिए, ट्यूसडे मिलना चाहिए। डे का वैल्यू जब 3 होगा तो क्या मिलना चाहिए, तो मुझे वेनसडे मिलना चाहिए। डे का वैल्यू जब 4 होगा तो क्या मिलना चाहिए, मुझे थर्सडे मिलना चाहिए। डे का वैल्यू जब 5 होगा तो क्या मिलना चाहिए, फ्राइडे मिलना चाहिए। डे का वैल्यू जब 6 होगा तो यहाँ पे सैटरडे मिलना चाहिए। डे का वैल्यू जब 7 होगा तो मुझे यहाँ पे संडे मिलना चाहिए। इससे बाहर कोई केस बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, राइट। क्योंकि पॉसिबल केसेस इतने ही है, इतने ही 7 डेज है तो 7 केसेस ही बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। 12 मंथ है तो 12 केसेस बनेंगे, केस 1 2 3। बट यहाँ पे क्या होता है, जो डे का वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू केस के जो एक्सप्रेशन है, मतलब केस के बाद जो नंबर है उस वैल्यू के साथ केस की जो वैल्यू है, यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप मतलब नंबर ही लिखने हैं। यहाँ पे मंडे मंडे संडे ट्यूसडे ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देन यहाँ पे उसके नंबर भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना है वैसे कोई भी टाइप का डेटा यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हैं। बट ये आपको मेक श्योर करना है कि जो वैल्यू आपको डे में, जिस टाइप की वैल्यू आपको मिल रही है डे से, उसी टाइप का आपको केस बनाना है, ठीक है। अब डे 1 को अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट देखो क्या मिल रहा है, मंडे। चलो मैंने मैंने सोचा मेरे डेट्स के हिसाब से मुझे आज डे 4 मिला, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, थर्सडे, ठीक है। 6 या फिर 7 मिला तो मुझे आउटपुट मिल रहा है संडे। तो इस तरह से आपका आउटपुट, एक स्टैटिक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, स्टैटिक कह सकते हैं, मतलब जो लिमिटेड नंबर ऑफ होंगे, इसको प्रोग्रामिंग में जावा में एंड इसमें इनम कहा जाता है। इनम रेटर होता है, एक वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं। जैसे कि डेज के है, 7 डेज है, 7 वैल्यूज है। 12 मंथ्स है, 12 वैल्यूज है, राइट। तो इसको इनमरेटर कहा जाता है, उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, बट इनके सब पाइथन ऐसा कुछ इनमरेटर वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो ये मैच एक्सप्रेशन इस तरह से बनता है। जब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, आपको कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ ऑपरेटर आपको सपोज 1 to 1 वैल्यू कंपेयर करके आपको आउटपुट रिटर्न करना है, तो आप मैच एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, देर इज नो इशू एट ऑल, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशनल एक्सप्रेशंस पाइथन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इतना, दिस इज ऑल अबाउट दी कंडीशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ में, तो थोड़ा सा आपको भी इजी लगेगा कि मतलब ये एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ये
कंडीशनल एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, ठीक है। सो लेट मी सर्च क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस आपको अगर सपोज सर्च करने हैं तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं, जाके चैट जीपीटी को साइन इन कर लीजिए, वहां पे सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर पाइथन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड ऑल, तो आपको मिल जाएंगे, या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं, ओके। सो इफ आई से मैंने बस एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से सपोज मान लीजिए ये चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के ऊपर मैंने सर्च किया कि मुझे चाहिए 20 पाइथन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, आपको मिल जाएंगे, राइट। और यही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, यहाँ पे जो आएंगे वो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सॉल्व करके एज एन एग्जांपल, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा खासा इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। एंड लेट मी, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो आई डोंट नीड पीपीटी, ठीक है। these points, ये क्यों मूव हो रहा है? तो फर्स्ट प्रोग्राम आपको लिखना है दैट चेक्स द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट चेक्स इफ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट्स से गिवन नंबर मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैंने अभी तक बताया नहीं, बट यूजर से जिस तरह से प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं आउटपुट दिखाने के लिए, उसी तरह से कंसोल से अगर आप आउटपुट मतलब वैल्यू लेना चाहते हैं यूजर से, अभी ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि हर टाइम यूजर नया वैल्यू एंटर करेगा, जब हम इसको रन करेंगे ये यूजर को वैल्यू मांगेगा, ठीक है। कंसोल से अगर करना है तो मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन करता हूँ, क्योंकि ये इसमें काम नहीं करता कंसोल से वैल्यू लेना, ये वो सब लाइन में काम नहीं करता, ठीक है। वो हैंग हो जाता है, पता नहीं क्या इशू है, ठीक है। तो फर्स्ट है राइट प्रोग्राम, तो मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो आपको सपोज एन करके एक वेरिएबल बनाया, जिससे आपको यूजर से क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट नाम का ही फंक्शन है पाइथन में, इनपुट नाम का ही फंक्शन है, जिसके अंदर आपको मैसेज लिखना है जो यूजर को दिखेगा, एंटर ए नंबर, ठीक है। एंड इस तरह से आपने मैसेज लिखा। अब यूजर से वैल्यू लेने के लिए आपको इस तरह से करना है, बट इसमें जो भी वैल्यू आता है वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट टाइप का रहता है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या 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 करना है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको इस नंबर को लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं अगर मैं उस नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा प्रिंट, एंड देन उसका टाइप अगर मैं प्रिंट करता हूँ, इफ आई से प्रिंट, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ एन, ठीक है। तो मुझे उसका डेटा टाइप मिल रहा है, उसकी वैल्यू मिल रहा है जो भी मैं एंटर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी वाई day1.py, प्रोग्राम को रन करना है, एंटर किया, देखो मैसेज मिल रहा है, एंटर नंबर, मैंने लिखा 10, एंटर कर दिया, वैल्यू तो सही है 10, बट उसका टाइप क्या मिल रहा है, str मिल रहा है। अब मेरा कंडीशन ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी टेक्स्ट में थोड़ी ना पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो आपको इसको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए तो हमने टाइप कास्टिंग देखा है आज। तो टाइप कास्टिंग इनवर्ट मतलब देखो, यहाँ पे अभी कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट, n इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ n, इसी n को हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ये करने से भी अच्छा है, और एक सिंपल तरीका है, आप डायरेक्टली इस इनपुट को ही इंट में लिख दो, वैलिड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शंस लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है पाइथन का, ठीक है। अब जो इसका आउटपुट मिलेगा आपको,
मतलब जो वैल्यू होगा वो कन्वर्ट होके एन में स्टोर हो जाएगा एज अ नंबर। तो इफ ऐसे प्रिंट एंड टाइप ऑफ एन, अब लेट से मैं यहाँ पे आया, फिर से मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैंने नंबर को एंटर किया 10। अब देखो क्या वैल्यू मिल रहा है, क्लास इंट, मतलब मेरा टाइप कास्टिंग हो रहा है, राइट। तो ये ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग करना होता है। अब मैंने प्रोग्राम तो लिखा, यूजर से नंबर लिया, अब ये नंबर मुझे नंबर फॉर्मेट में मिल रहा है, ओके ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर ये जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। कैसे चेक करेंगे? अभी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा तो जीरो से बड़ा होगा, निगेटिव होगा तो जीरो से छोटा होगा। तो दो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही कंडीशन चेक करो, पॉजिटिव नहीं है तो निगेटिव कह सकते हैं ना हम। सो आई विल से इफ n इज लेसर देन जीरो, ठीक है, तो हम कहेंगे निगेटिव, एल्स मुझे कहना है पॉजिटिव। अभी आपको आउटपुट ही दो चाहिए करके मैं दो यूज कर रहा हूँ, एल्स यूज कर रहा हूँ। लेट्स से आपको ओनली वन आउटपुट चाहिए, नेगेटिव है या नहीं चेक करना है, पॉजिटिव होगा नहीं होगा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो आप पॉजिटिव प्रिंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। एंटर नंबर, मैंने नंबर एंटर किया, अब मैं नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ -8। देखो आउटपुट क्या मिल रहा है, नेगेटिव। फिर से प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, अब मैं +10 एंटर करता हूँ या फिर 100 एंटर करता हूँ, पॉजिटिव। तो इस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट, ये बहुत बेसिक प्रोग्राम था, ठीक है। अभी आप कहोगे इस तरह से थोड़ी ना कंपनी में प्रोग्राम लिखना होता है, आपका सही है, इस तरह से कभी कंपनी में कोई प्रोग्राम नहीं लिखता। बट आपके हैंड्स ऑन होने के लिए आपको ये ऑपरेटर्स किस तरह से यूज करना है, लॉजिक किस तरह से बिल्ड करना है, ये समझ में आने के लिए इसी तरह से प्रोग्राम लिखने होंगे, ठीक है। देन लेट्स से क्रिएट अ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अगेन लीप ईयर सबको पता होता है। इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो चलो यूजर को बोलेंगे एंटर ईयर, आपकी चॉइस का ईयर एंटर करो, ठीक है। वो नंबर में भी कन्वर्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे देखो, आपको अगर कोई ईयर लीप ईयर होता है तो लीप ईयर को लीप ईयर कब कहते हैं, अब उस नंबर को मतलब उस ईयर को 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर उसका जीरो बचेगा, रिमाइंडर उसका जीरो बचेगा, राइट। तो हम उसको कहेंगे, मतलब कोई भी ईयर 4 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो उस ईयर को कहेंगे लीप ईयर, अदरवाइज हम उसको नॉन लीप ईयर कहेंगे। मतलब लीप ईयर नहीं है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, हम उसको लीप ईयर है या नहीं है इतना ही चेक करना है आपको, इफ ईयर इज लीप और नॉट, ओके। तो चलो लीप ईयर और नॉट लीप ईयर इस तरह से बनाते हैं। मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखा, अब कंडीशन लिखा एन में मेरा क्या है, तो ईयर है, ईयर है, बट मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर चाहिए तो पाइथन में क्या ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स में कल हमने देखा था मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करूंगा एंड ये ऑपरेटर क्या कर लेता है, 4 से डिवाइड करके जो भी नंबर आप एन में बिठाओगे उस नंबर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। बट मुझे क्या चाहिए, इसका रिमाइंडर चाहिए जीरो, राइट। तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखो इफ तभी काम करता है जब आउटपुट आपका ट्रू एंड फॉल्स में होगा तब काम करेगा। यहाँ पे आप नंबर रिटर्न करोगे 1 आएगा 2 आएगा एज अ रिमाइंडर, तो कुछ मैटर नहीं करेगा इफ के लिए, ठीक है, वो गलत बन जाएगा आउटपुट आपका। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंपैरिजन भी करना है, आपको कंपेयर करना है कि इस टर्म का मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब रिमाइंडर जो है वो जीरो है या नहीं है। अगर जीरो है तो हम कहेंगे लीप ईयर, अगर जीरो नहीं है तो हम कहेंगे नॉट लीप ईयर। अब मैंने इसको रन किया, ओके इट सेज एंटर नंबर, मैंने यहाँ पे एंटर भी कर दिया और मैंने लिखा 2023। क्या ये लीप ईयर है, नहीं है। देखो यहाँ पे इस तरह से ये इशू होता है जब इससे रन करते हैं प्रोग्राम,
यहाँ पे रन करने से वो काम कर लेता है। तो मैंने लिखा 2023, करंट ईयर लिखा, नॉट अ लीप ईयर। ऑब्वियसली इसको 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 3 होगा। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, मैंने लिखा 2020 को तो हम 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो लीप ईयर आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम बनाने होते हैं, इस तरह से आपको प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स से कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर ही हम ओनली चेक करने वाले हैं। तो आपको प्रोग्राम लिखना है, चेक इफ गिवन नंबर इज ओके। प्राइम नंबर वगैरह चेक करने के लिए हमें फॉर लूप की जरूरत होगी। लूप्स हमने अभी तक देखा नहीं, तो लेट्स से मैं बस लेट मी गिव मी अ मिनट, आई एम चेकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके ऊपर बेसिक में ज्यादा नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें लूप्स यूज करने होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, और भी आप क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं जिस तरह से मैंने चैट जीपीटी पे सर्च किया या फिर गूगल पे सर्च किया। मैं भी एक लिस्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ वो लिस्ट, बट मोस्ट ऑफ दी तो क्वेश्चंस जो है वो लूप्स यूज करने के बाद ही हम अच्छे 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 प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन भी जरूरी है हर एक वैल्यू से अगर जाना है तो उसके पहले थोड़ा सा डेटा लूप्स देखना होगा, देन थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर हमें पता पता चलना चाहिए, तब जाके अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हम लिख सकते हैं। और भी तो फॉर प्रैक्टिस पर्पज ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट कंपेयर 3 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट अमंग देम। लेट्स से आपके पास नंबर है 300, ओके। या फिर या आपको यूजर से 3 इनपुट्स लेने, यूजर से 3 इनपुट्स लेने, एंड आपको वो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम आपको सिंपली बता देगा तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। इतना ही आपको प्रोग्राम लिखना है। एंटर नंबर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, राइट। तो ये तीनों नंबर्स हमें यूजर से लेने हैं। यूजर से लेने के बाद आपके पास कंडीशन इस तरह से है कि आपको चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो कंडीशन किस तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक नंबर लेना होगा, उसको बेस पकड़ के, जैसे कि मैंने कहा इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है। ये इससे बड़ा होगा n2 से। एंड एंड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये दूसरा भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए साथ में। मैंने लिखा n1 इज ग्रेटर देन n3। अगर ये n1 n2 से एंड n3 से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे उसको प्रिंट, जो भी n1 होगा उसको प्रिंट कर लेंगे, n1 इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। n1 इज लार्जेस्ट नंबर। अभी एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरा कंडीशन मुझे देना होगा। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है, n2 के लिए चेक करेंगे। अगर सपोज n1 बड़ा नहीं है तो क्या n2 बड़ा है दोनों n1 एंड n3 से, तो ये भी चेक करना होगा। तो मैंने ये भी चेक करने के लिए यहाँ पे कंडीशन लिखा, एंड देन n2 इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है।
अब अगर n1 ही बड़ा नहीं है, n2 बड़ा नहीं है, तो कौन सा बड़ा होगा? तो एल्स प्लॉट लिखना है ना, नेक्स्ट टाइम आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों नहीं है मतलब आपको बस इतना ही लिखना है, n3 इज लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे n3 लिखने से थोड़ी ना n3 प्रिंट होने वाला है, तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, राइट? क्योंकि मैं यहाँ पे वेरिएबल्स ले रहा हूँ। अब मैंने इस तरह से प्रोग्राम बनाया पाइथन का, एंड इफ आई गो एंड इफ आई रन दिस, एंटर नंबर 1 मैंने लिखा 20, एंटर, एंटर नंबर 2 मैंने लिखा 30, एंटर नंबर 3 तो मैंने लिखा इसको 25। ऐसे 3 नंबर्स दिए, तो इसमें से 30 आउटपुट मुझे मिलना चाहिए, राइट? तो 30 इज द लार्जेस्ट नंबर। अगेन आप इसको रन कर लीजिए, मैंने लिखा 100, 200, 150, देखो 200 इज द लार्जेस्ट नंबर। मैंने फिर से इसको रन किया, तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलना चाहिए 199, ओके, 176 एंड 19999। तो 19999 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो कैसे भी लिखो आप, आउटपुट आपको लार्जेस्ट नंबर ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन कंडीशंस चेक करके आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते, सॉरी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स भी ऑब्वियसली, कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, हमने ट्राई किया था, इवन फॉर प्रैक्टिस आप भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, क्रिएट अ स्क्रिप्ट दैट चेक इफ गिवन नंबर इज लीप ईयर, राइट? तो हमने ईयर के लिए तो ऑब्वियसली चेक किया था, एंड ऑल्सो इफ इट इज अ सेंचुरी ईयर, राइट? मतलब वो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मतलब क्या होता है, 1900, 200, राइट? तो ये भी चेक करना है, तो आप ट्राई कर लीजिए ये प्रोग्राम किस तरह से बना सकते हैं, थिंक ओवर इट, एज अ असाइनमेंट आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस का लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा, यू हैव टू गो थ्रू दैट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। तो एक प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा आपको लिस्ट, वो लिस्ट यूज कर लीजिए। एंड सो फार कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ हम यहीं पे रुकते हैं।